नमस्कार दोस्तों, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम के डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। दोस्तों, आज डेली करंट अफेयर्स की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं 14 जनवरी यानी कि 14 जनवरी से रिलेटेड करंट अफेयर्स को। देखिए, करंट अफेयर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में आपके इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और जैसा कि मैं बार बार कह रही हूँ कि वेटेज बढ़ता जा रहा है, ठीक है, क्योंकि अब करंट अफेयर्स जो है एक तरीके से जो आपके स्टैटिक्स क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, वो भी आजकल करंट अफेयर्स से रिलेटेड जो चीजें चर्चा में रहती हैं उनका एक तरीके से उससे रिलेटेड जो उसका स्टैटिक्स पोर्शन है वो सारी चीजें पूछी जा रही है। इसलिए बहुत प्रॉपर तरीके से करंट अफेयर्स को फॉलो करिए। मैं इस बात की श्योरिटी देती हूँ कि अगर आप एक साल तक लगातार प्रॉपर करंट अफेयर्स फॉलो कर रहे हैं, जो कुछ भी चीजें न्यूज में है, कोई कंट्री न्यूज में है उसके बारे में सारी चीजें देख लीजिए, उसके फिजिकल मैप के बारे में अच्छे पढ़ लीजिए, पॉलिटिकल मैप के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिए, तो बहुत सारे क्वेश्चंस आप इसी चीज से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो अच्छे से करंट अफेयर्स की क्लास को फॉलो करिए। जो सारी चीजें मैं आपको बता रही हूँ उनको भी ध्यान में रखिए, रिवीजन करते रहिए। देखिए, कल आपका संडे है तो कल आपका छुट्टी रहेगी, करंट अफेयर्स की क्लास नहीं चलेगी, तो उस दौरान जो अभी तक का करंट अफेयर्स पढ़ाया गया उनको रिवीजन करिए। इसके लिए मैं आपसे, देखिए अब क्या करूंगी, मैं आपसे डेली जो पीछे के क्वेश्चंस रहते हैं जो मैं पढ़ाई रहती हूँ उनसे रिलेटेड अब क्वेश्चंस करूंगी और देखूंगी कितने लोग मुझे आंसर कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से भी आपका रिवीजन होगा, क्रॉस क्वेश्चंस में करती रहूंगी, आंसर देते रहेंगे, तो आप उस चीज के लिए आने वाले एग्जाम के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगे। बस इसी तरह से रेगुलर फॉलो करते रहिए सेशन को, जो चीजें बताई जा रही है उनको प्रॉपर फॉलो करिए। देखिए, बहुत अच्छी आपकी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, चलिए आपका ज्यादा समय नहीं लूंगी और कहना चाहूंगी कि जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे आपको चैनल से रिलेटेड हर क्लास का प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलेगा और आपका कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। चलिए देर नहीं करते हैं और अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। और हमारे आज का सबसे पहला प्रश्न है कि छात्रों द्वारा आयोजित भारत का सबसे बड़ा त्योहार सारंग 2023 कहाँ आयोजन किया गया? ठीक है, या फिर कहाँ इसको आयोजित किया जा रहा है, इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है, ये क्वेश्चंस है। तो ध्यान रखिएगा, जो ये सारंग त्योहार है 2023 ये छात्रों के द्वारा आयोजित किया जाता है, भारत का सबसे बड़ा त्योहार है। और इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है? मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, जयपुर। ऑप्शंस आप देख रहे हैं, प्रॉपर जो है ऑप्शंस देखिए, कमेंट बॉक्स में आंसर करते रहिए दोस्तों। करेक्ट आंसर इज बी है, तमिलनाडु की जो कैपिटल है चेन्नई में इसका आयोजन किया जा रहा है सारंग का। आइए इसके बारे में ध्यान रखते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये छात्रों के द्वारा, ठीक है, यानी कि जो आईआईटी मद्रास के द्वारा जो वहाँ के स्टूडेंट है उनके द्वारा इसे आयोजित किया गया है सारंग 2023। ये एक फेस्टिव है एक तरीके का और इसको चेन्नई में आयोजित किया गया है। और वहां पे देखा जाए आईआईटी मद्रास के जो निदेशक हैं, क्या नाम है उनका, प्रोफेसर कामाकोटी, उन्होंने बताया है कि ये जो आयोजन किया जा रहा है सारंग 2023 का, ये 11 जनवरी से शुरू हो गया और ये 15 जनवरी तक चलेगा। ठीक है, 5 दिवसीय आयोजन है। इसमें देखा जाए, इसमें इस उत्सव में जो देश के लगभग 500 से अधिक जो है कॉलेजेस के छात्र जो है इसमें भाग ले रहे हैं। काफी क्रिएटिव वर्क होगा, वो अपने एक तरीके से अनुभव साझा करेंगे। ठीक है, और इस वर्ष जो है इस जो है सारंग संस्करण का अगर हम विषय देखें, थीम क्या है, देखिए रहस्यमय रंग है, जो यह मानता है कि संस्कृति और परंपरा के साथ रंग कैसे जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये इस वर्ष की थीम है। और ध्यान रखिएगा, सारंग की बात करें तो ये आईआईटी मद्रास का एक तरीके से वार्षिक सामाजिक सांस्कृतिक उत्सव है। तो ये आईआईटी मद्रास के द्वारा आयोजित किया जाता है सारंग उत्सव, और ये देखा जाए छात्रों के द्वारा आयोजित भारत का सबसे बड़ा त्योहार है, चेन्नई में आयोजित किया जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसकी जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय युवा दिवस नेशनल यूथ डे मनाया जाता है? तो किसकी जयंती के उपलक्ष्य में देखिए यूथ डे अभी ये मनाया गया है, राष्ट्रीय युवा दिवस, जिस कारण से ये प्रश्न आपसे मैं पूछ रही हूँ। ऑप्शंस आप देख रहे हैं, चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। करेक्ट आंसर इस सी है, स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के उपलक्ष्य में जो है हर साल 12 जनवरी को ये राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, नेशनल यूथ डे सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, स्वामी विवेकानंद। और ये देखा जाए इन्हीं की जयंती को चिन्हित करने के लिए हर साल जो है 12 जनवरी को मनाया जाता है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, नेशनल यूथ डे, राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। उद्देश्य क्या है इस दिवस को मनाए जाने का? एक तरीके से ये स्वामी विवेकानंद जी के जो आदर्श थे, जो विचार थे,
उन आदर्शों, उन विचारों को हमारे देश के युवा, हमारे देश के लोग अपनाएं। इसी चीज को प्रोत्साहित करने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। इस दिवस को सबसे पहली बार जब मनाया गया था भारत सरकार के द्वारा, ठीक है, 1984 में इस दिवस को मनाए जाने की घोषणा की गई थी भारत सरकार के द्वारा। और इस साल अगर थीम की बात करें राष्ट्रीय युवा दिवस की, तो ध्यान रखिएगा आदर्श वाक्य क्या है, विकसित युवा विकसित भारत। देखिए जब युवा विकसित होंगे, हमारे यूथ जब है उनकी सोच तार्किक होगी, उनके विचार तार्किक होंगे, उनके आदर्श जो है उनके विचार आदर्श होंगे, तो एक तरीके से ये क्या होगा, एक तरीके से विकसित देश की तरफ चलेंगे। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम बात करें स्वामी विवेकानंद जी से संबंधित कुछ और भी तथ्य, तो यहाँ पे 1893 में शिकागो, ठीक है, अमेरिका में शिकागो में इन्होंने धर्म संसद में अपना एक प्रसिद्ध भाषण दिया था। बहुत ही फेमस भाषण है, यूट्यूब पे पढ़ा होगा आप लोग, सुनिएगा उसे। और उसके बाद इन्होंने देखिए एक मिशन चलाया था, इनके गुरु का नाम जो रामकृष्ण मिशन, ठीक है, उन्हीं के नाम पे इन्होंने 1897 में एक मिशन की स्थापना की थी, रामकृष्ण मिशन की। ध्यान रखिएगा क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि शिकागो में इन्होंने धर्म संसद में कब भाषण दिया था, तो 1893 में दिया था। उसके ठीक 4 साल के बाद इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी अपने गुरु के नाम पे। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि नेशनल यूथ डे जो सेलिब्रेट किया जाता है वो 12 जनवरी को किया जाता है। क्वेश्चन मेरा आज आपसे ये है कि आज आप मुझे आंसर करिए कि इंटरनेशनल यूथ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। इंटरनेशनल यूथ डे आप मुझे बताइए कब मनाते हैं। जब भी कब नेशनल पढ़िए तो इंटरनेशनल भी पढ़ लिया करिए, ठीक है। तो आप बताइए कब सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल यूथ डे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों की, हाल ही में किस देश में इबोला वायरस के प्रकोप के अंत की घोषणा की गई है। WHO के द्वारा इस बात की पुष्टि की गई है कि जिस देश में ये इबोला का प्रकोप था, ठीक है, वहां से जो है इसके प्रकोप के अंत का जो है अभी कुछ समय से यहाँ पे ये केसेस नहीं आ रहे हैं, उसके बाद से WHO ने इस बात की पुष्टि की है कि वहां से इबोला वायरस की समाप्ति हो चुकी है। कंट्री कौन सी है दोस्तों, युगांडा, ठीक है, अफ्रीका की कंट्री है। ये इसके बारे में बात करते हैं तो अभी देखा जाए विश्व जो है स्वास्थ्य संगठन WHO, उन्होंने देखा जाए तो युगांडा में जो साउथ इबोला वायरस के कारण की होने वाले, ध्यान रखिएगा, इबोला वायरस के कारण जो होने वाला रोग था इबोला रोग, ठीक है, उसके रोग की समाप्ति की घोषणा किया है। कुछ दिनों से इसके केसेस नहीं आए थे, कुछ महीनों से, उसके बाद से WHO ने इस बात की पुष्टि की है कि इबोला वायरस का जो प्रकोप था वो युगांडा से समाप्त हो चुका है। अगर हम सूडान इबोला वायरस की बात करें दोस्तों, तो देखिए इबोला वायरस की कई प्रजातियां, मुख्यतः देखा जाए तो इबोला वायरस की 6 प्रजातियां, उसी में से एक है सूडान इबोला वायरस जिसका प्रकोप युगांडा में था, ठीक है। और इन्हीं के खिलाफ अब इसके बारे में बात करें तो इस इबोला वायरस का अभी तो कोई उपचार, कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ठीक है, और ना ही कोई टीका है अभी तक। अगर हम इस वायरस के बारे में बात करें तो देखा जाए ये बड़ी ही घातक, बहुत गंभीर बीमारी है, कई बार इससे जान चली गई लोगों की। और इसे देखिए अन्य रूप में भी जाना जाता है, इसे इबोला रक्तस्रावी बुखार के भी नाम से जाना जाता है। ज्यादातर ये जो वायरस है, ध्यान रखिएगा, जंगली जानवरों, उसमें से भी देखा जाए तो फ्रूट चमगादड़ होते हैं, आपका पार्क्यूपाइन होते हैं, या फिर गैर मानव प्राइमेट होते हैं, उनके द्वारा जो है कि लोगों में फैलता है। तो एक तरीके से ये जानवरों से लोगों में फैलने वाली बीमारी है। इस वायरस की बात किया जाए दोस्तों तो इबोला वायरस को सबसे पहली बार जो देखा गया था, इसके प्रकोप को 1976 में जो है एक साथ 2 प्रकोप दर्ज किया गया था। पहला था नजारा, ठीक है, जो कि दक्षिणी सूडान में दर्ज किया गया था। दूसरा की बात करें तो एम्बुकू, जो कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कांगो में जो है इसको दर्ज किया गया था। इस वायरस के नाम की बात करें तो देखिए यहाँ पे जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कांगो है, अफ्रीका की कंट्री, वहां पे एक नदी है इबोला नदी, ठीक है, उसी के पास के गांव में सबसे पहले इसका प्रकोप देखा गया था और इसी नदी के नाम पर इस वायरस का नाम यानी कि इबोला वायरस रखा गया, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इस बीमारी का नाम रखा गया था। सबसे पहला प्रकोप वहां के पास के गांव में देखा गया था। तो कई बार आपसे पूछा जाता है कि पहला केसेस कब देखा गया, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, बहुत ही अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, WHO ने ये चीज का किया है, ठीक है। चलिए एक संस्था है, अच्छे से आप लोग पढ़िए, मैं नहीं बताऊंगी, मैं बता चुकी, WHO के बारे में पढ़िए, ठीक है। कब स्टैब्लिश हुआ था, किस डेट को, देखिए 7 अप्रैल को हुआ था, मैं आपको बता दे रही हूँ, ईयर नहीं बताऊंगी। उसी 7 अप्रैल को हम क्या मनाते हैं दोस्तों, वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं,
ठीक है। हेडक्वार्टर देखिए आप लोग इसका क्या है, ठीक है। फिर देखिए इसके जो इस समय हेड है कौन है, ये सारी चीजें आपकी जिम्मेदारी है अब देखना, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा ऐनूर अमनूर त्योहार मनाया गया। तो ऐनूर अमनूर जो त्योहार मनाया गया है वो किस जनजाति के द्वारा मनाया गया, जो भी हाल फिलहाल में चर्चा में था। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कोट्टा जनजाति, ठीक है। ये नीलगिरी है जो साउथ में नीलगिरी पहाड़ी है, वहां पे ये जनजाति पाई जाती, कोट्टा जनजाति, उसी के द्वारा ये मनाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए ऐनूर अमनूर त्योहार मनाया गया है। नीलगिरी की कोट्टा जनजाति, नीलगिरी पहाड़ी है, ठीक है, उसकी जो जनजाति है कोट्टा जनजाति, उससे द्वारा ये त्योहार मनाया गया है। इस त्योहार में देखिए बेसिकली आप फोटोज भी देख रहे होंगे, क्या दिख रहा है आपको कि ये जो जनजाति है वो अपने सर पर एक तरीके से मिट्टी का बर्तन रखे हुए, ठीक है। तो ये जनजाति क्या करती है, ये मिट्टी का बर्तन बनाती है, मिट्टी एकत्र करती है, उसका बर्तन बनाती है और अपना एक मंदिर खोलती है। मंदिर में क्या करती है, इसी मिट्टी के बर्तन में खाना बनाती है और फिर पूरे गाँव को ये खाना परोसते हैं, ठीक है। उसके बाद शाम को नृत्य वगैरह करते हैं यहाँ की महिलाएं पुरुष जो है। तो एक तरीके से यही ये क्या है, ये त्योहार है, ये त्योहार कोट्टा जनजाति की दोस्तों बात किया जाए तो ये ध्यान रखिएगा जो तमिलनाडु राज्य की जो नीलगिरी पहाड़ी है उसी पहाड़ियों में निवास करने वाली जनजाति है। इनको देखिए और भी नाम से जाना जाता है, कोव और कोतर के भी नाम से जाना जाता है। कुछ अन्य जो है जनजातियां हैं जिनके द्वारा त्योहार मनाया जाता है। सबसे पहला त्योहार हमें देखने को मिल रहा है मेघराम जात्रा त्योहार, जो कि कोया जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। ये तेलंगाना में ये जनजातियां रहती हैं, कोया जनजाति, ठीक है। मेघराम जात्रा त्योहार। वही बात करें मीमकुट उत्सव जो कि कुकी जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, कहाँ पे है ये दोस्तों, मिजोरम। इसी तरीके से कुछ और भी जनजातियां हैं उनके द्वारा क्या फेस्टिव सेलिब्रेट किया जाता है, ये आप देखिए एग्जाम में क्वेश्चंस ऐसे ही पूछे जाते हैं। जनजातियों से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, स्पेशली आप यूपी पीसीएस का पिछला पैटर्न देखिए, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आए हैं। तो कोशिश करिए वो सारी चीजें आप लोग कवर कर लीजिए, क्योंकि मैं अभी आप लोगों को पढ़ा रही हूँ करंट अफेयर्स, तो मेरे लिए बहुत संभव नहीं हो पाता है कि हर एक चीज आपको बताई जा सके। लेकिन हाँ, जितना मैं आपको बता रही हूँ कि आपको पढ़ना कहाँ से, वो चीज उठा करके पढ़िए। पूरी जनजातियां देख लीजिए, इंपॉर्टेंट, स्पेशली प्रीवियस के क्वेश्चंस देख लीजिए, उससे बाहर कुछ नहीं, बस प्रीवियस के क्वेश्चंस देख लीजिए। देखिए किन किन जनजातियों के बारे में बात किया गया है और अभी हाल फिलहाल में जो जनजातियां चर्चा में है वो मैंने आपको बता दिया है। तो यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, हर बार पूछा गया है, पूरी पॉसिबिलिटी है फिर से पूछे जाने की, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम ट्रैकर की रिपोर्ट के अनुसार 2022 में सबसे भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है। तो एनसीएपी की जो ट्रैकर है उसने एक रिपोर्ट जारी किया, उस रिपोर्ट के अनुसार देखा जाए जो भारत का सबसे प्रदूषित शहर रहा है 2022 में, देखिए और कौन हो सकता है, देश की राजधानी दिल्ली, ठीक है। और यहाँ पे हम बात करें जो इस ट्रैकर है यानी कि नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम ट्रैकर है, उसने एक उसकी रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के अनुसार देखा जाए तो 2022 में जो सबसे प्रदूषित शहर था दोस्तों वो दिल्ली था, ठीक है। और यहाँ पे जो पर्टिकुलेट मैटर यानी कि जो PM 2.5 का स्तर था वो जितना माना जाता है कि अगर ये लेवल सुरक्षित है तो उस लेवल से दुगने सीमा पर था, यानी कि बहुत ही ज्यादा प्रदूषित शहर था 2022 में। यहाँ पे देखा जाए इसी स्तर पे जहाँ PM 2.5 स्तर के संबंध में सबसे प्रदूषित शहर वो में देखा जाए तो दूसरे स्थान पे दोस्तों कौन था, हरियाणा का फरीदाबाद था और तीसरे स्थान पे उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद। ध्यान रखिएगा गाजियाबाद इसके पहले जो था 2021 में सबसे प्रदूषित शहर था, किसके अनुसार, एनसीएपी ट्रैकर के अनुसार। लेकिन अभी 2022 में देखा जाए दिल्ली हो गया, ठीक है। तो 2021 की अगर रिपोर्ट देखें तो PM 2.5 के स्तर के संबंध में गाजियाबाद जो था वो सबसे प्रदूषित शहर था उत्तर प्रदेश का। प्रश्न भी आया है एग्जाम में कि दूसरा जो शहर कौन सा था, आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चंस पूछा भी गया है आपके एग्जाम में कि दूसरा प्रदूषित शहर उत्तर प्रदेश का सबसे ज्यादा कौन सा था, कमेंट बॉक्स में आंसर करिए, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करें राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम की, तो इसको देखा जाए जो इसको लॉन्च किया गया था पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा किया गया था, 2 जनवरी 2019 में किया गया था। और पर्यावरण प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए एक तरीके से देखा जाए तो एक दीर्घकालिक साथ ही साथ समयबद्ध और राष्ट्रीय स्तर पर रणनीति को बनाने के लिए इसको लॉन्च किया गया था कि क्या रणनीति होनी चाहिए और समय के अंदर, ठीक है, ऐसा नहीं कि बहुत समय के अंदर और किस रणनीति के साथ इस पूरे जो है एयर पोल्यूशन का जो समस्या आ रही है उसको खत्म किया जा सके,
उद्देश्य देखिए क्या है इस प्रोग्राम का, तो 2017 का जो प्रदूषण स्तर था, ठीक है, उसी के आधार के उपयोग करके 2024 तक टारगेट रखा गया है कि जो पार्टिकुलेट मैटर है PM 2.5 और PM 10 कणों के होने वाले प्रदूषण का स्तर कितना कम करना दोस्तों, तो 20 से 30% तक कमी लाना। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अभी बहुत सारे ऐसे टावर लगाए गए हैं, देखिए दिल्ली में लगाया गया। सरकार जो अपने स्तर पे बहुत सारे प्रयास कर रही है। आप इससे देखिए संबंधित मेंस में भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि किस तरीके का प्रयास जो है किया जा रहा है प्रदूषण से लड़ने के लिए, क्या चीजें कहाँ पे हमें असफलता मिल रही है, क्या चुनौतियां सामने आ रही है इन सारे प्रयास के बीच में, उसके क्या समाधान हो सकते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल देते हुए कि सरकार के द्वारा कौन सी योजनाएं चलाई गई। अभी देखिए कितने सारे टावर लगे, स्मोक टावर वगैरह कहाँ लगे, कैसे लगे, उनका क्या परिणाम निकला, ये सारी चीजें आप मेंस में लगा सकते हैं। आंसर क्वेश्चन इस तरह के बन सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। तो अभी हम लोग को क्या देखने को मिला कि अभी जो NCAP की जो रिपोर्ट थी, ट्रैकर रिपोर्ट, उसके अनुसार 2022 का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा था दोस्तों, दिल्ली था, ठीक है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, प्रश्न आ चुका है आपके एग्जाम में। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि सड़क सुरक्षा सप्ताह कब से कब तक आयोजित किया जा रहा है। ऑप्शंस आप देख रहे हैं और करेक्ट आंसर C है। 11 से लेकर के 17 जनवरी, माफ करिएगा, 11 से लेकर के 17 जनवरी के बीच में सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है, आयोजित किया जा रहा है। भारत सरकार का जो मंत्रालय है, कौन सा, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, वो देखा जाए 11 से लेकर के 17 जनवरी के बीच में स्वच्छता पखवाड़े के तहत, ध्यान रखिएगा, सड़क सुरक्षा सप्ताह मना रहा है। उद्देश्य क्या है इस सप्ताह का, देखिए कोई भी दिवस होता है जब हम सेलिब्रेट करते हैं या मनाते हैं तो उसके पीछे जागरूकता होती है, तो एक तरीके से लोगों को जागरूक करने के लिए, ठीक है, लोगों के हितों में, यानी कि सभी के हितों में किस तरीके से सुरक्षित, यहाँ पे देखिए इसका उद्देश्य अगर देखा जाए तो इस पहल का जो उद्देश्य है कि सभी के हित में सुरक्षित सड़कों की आवश्यकता का प्रचार प्रसार करना। सुरक्षित रहेंगी सड़कें, ये सभी के हित के लिए, क्योंकि सड़कों का इस्तेमाल हर कोई करता है और वो सुरक्षित रहे, ये सबके हित में है। इसी को क्या करना, इसी का प्रचार प्रसार करना। इस सप्ताह को मनाए जाने की जो शुरुआत की गई थी दोस्तों 1989 में किया गया था, ठीक है। और ध्यान रखिएगा सरकार के द्वारा एक राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा नीति को भी मंजूरी दिया गया था 2010 में, ठीक है। 15 मार्च 2010 में एक कमेटी बनी थी जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, सुंदर समिति, ठीक है। सुंदर कमेटी जो बनी थी उसी के अनुशंसा के आधार पे राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा नीति को भी मंजूरी दिया गया था। तो ये कमेटी आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा समिति जो नीति बनी थी वो किस कमेटी के सुझाव के आधार पे थी, या फिर सुंदर समिति जो है वो किससे संबंधित है, किस नीति से संबंधित है, कब बनी थी, 2010 में बनी थी। इसी के अनुशंसा के आधार पर राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा नीति को मंजूरी दिया गया था 15 मार्च। तो ये अपने आप में यहाँ भी चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सहर्ष कार्यक्रम की शुरुआत की है, ठीक है। किस राज्य सरकार ने सहर्ष कार्यक्रम की शुरुआत की है दोस्तों, त्रिपुरा, असम, बिहार, सिक्किम। करेक्ट आंसर इस A है। तो यहाँ पे पूर्वोत्तर का राज्य है त्रिपुरा, वहां की सरकार ने सहर्ष कार्यक्रम की शुरुआत की है। तो ये ध्यान रखिएगा, सहर्ष कार्यक्रम, ध्यान रखिएगा त्रिपुरा की जो एक सामाजिक और भावनात्मक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, ध्यान रखिएगा सामाजिक और भावनात्मक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए त्रिपुरा की जो सरकार है वहां पे एक विशेष शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया जिसका नाम है सहर्ष। ध्यान रखिएगा ये एक स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम है सहर्ष, जिसको त्रिपुरा की सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। इसकी शुरुआत देखिए अगस्त 2022 में राज्य ने जो किया था वो 40 विद्यालयों में एज अ परीक्षण कार्यक्रम के रूप में किया था, ठीक है। लेकिन अब वहां पे जितने भी वहां पे सरकारी स्कूल है या फिर सरकार से जो सहायता प्राप्त जो स्कूल है वहां पे ये पूरा कार्यक्रम को लागू कराया गया है। उद्देश्य क्या है इसका, एक तरीके से बच्चों में भावनात्मक विकास हो, बच्चों में समाज के प्रति जो है उनके विचार क्या है, इस सारी चीजों के विकास के लिए इसको शुरू किया गया था। और ये देखा जाए तो बच्चों के उल्लास और उत्साह पूर्वक पढ़ाई करने में सक्षम बनाना इसका उद्देश्य था। चूंकि बात करें त्रिपुरा का, जो कि देखा जाए पूर्वोत्तर का ये राज्य है और ये आपके सामने नॉर्थ ईस्ट का मैप खुला है इंडिया के, ठीक है। और ये देखिए आपको दिख रहा होगा त्रिपुरा, ठीक है। त्रिपुरा की बात करें दोस्तों जो तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है और इसकी दो देखा जाए राज्य सीमा है, यहाँ पे देखा जाए असम से और मिजोरम से अपनी सीमा साझा करता है और बाकी तीनों ओर से कहां से घिरा है ये दोस्तों, बांग्लादेश से। इसकी कैपिटल देखिए क्या है, अगरतला।
त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। राज्यपाल की बात करें दोस्तों तो सत्यदेव नारायण आर्य जो है यहाँ के राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री माणिक शाह यहाँ के मुख्यमंत्री है। विधानमंडल की बात किया जाए तो एक सदनी विधानमंडल है, यानी कि यहाँ पे विधानसभा है, 7 सीटों की विधानसभा है। वही संसदीय क्षेत्र की बात करें तो राज्यसभा में इसकी 1 सीट है और लोकसभा में इसकी 2 सीट है। यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए मैं सारी चीजें बता देती हूँ, ठीक है। थोड़ा सा खुद भी मेहनत करिए, जितनी सारी चीजें मैंने आपको बोली है उस पर खुद थोड़ा सा प्रयास करिए आंसर करने का, उसे खोजने का, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत चयनित कुमारकोम और बेपोर किस राज्य में स्थित है? तो ये ध्यान रखिएगा, ये पर्यटन स्थल है कुमारकोम और बेपोर। स्वदेश दर्शन के योजना के तहत इनको चयनित किया गया है और ये ध्यान रखिएगा कहाँ स्थित है दोस्तों, तो ये स्थित है केरल में, ठीक है। तो बेपोर देखा जाए वहां का ये तटीय क्षेत्र है, बंदरगाह है। और ये जो स्वदेश दर्शन 2.0 योजना है उसी के तहत देखा ये 2 पर्यटन स्थल है, बेपोर और कुमारकोम, इनको चयनित किया गया है और ये केरल से, ठीक है। केरल में ये स्थल है और ये दोनों स्थल बात करें दोस्तों तो यहाँ पे जो पर्यटन मंत्रालय की पहल के तहत 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से चुने गए 34 अन्य स्थानों में से एक है। तो ये देखिए 34 स्थानों को चुना गया है स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत, जो कि कितने राज्यों में है? 19 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में से, उसी में से ये भी है केरल के कौन? बेपोर और कुमारकोम, ठीक है। और भी स्वदेश दर्शन की बात किया जाए दोस्तों तो अपने देश का दर्शन, यही स्वदेश दर्शन। और इस योजना को देखा जाए भारत सरकार के पर्यटन और सांस्कृतिक पर्यटन मंत्रालय यानी कि पर्यटन और सांस्कृतिक मंत्रालय के द्वारा इसको शुरू किया गया था। कब दोस्तों? 2014-15 में शुरू किया गया था, ठीक है। और ये ध्यान रखिएगा स्वदेश दर्शन जो योजना है वो पर्यटन सर्किट बेस्ड योजना है, यानी कि सर्किट के आधार पे, जैसे कि रामायण सर्किट आप यहाँ पे देख रहे हैं, कृष्णा सर्किट हो गया, बुद्ध सर्किट हो गया। सर्किट से तात्पर्य कि जितना भी भगवान राम से जुड़े हुए स्थल होंगे उनका एक साथ दर्शन करना, ये क्या हो गया? रामायण सर्किट हो गया। भगवान कृष्ण से जुड़े हुए जितने स्थल होंगे उनका एक साथ दर्शन करना और उनको क्या करना? उनका बढ़ावा देना, उस क्षेत्र का, पर्यटक क्षेत्र को बढ़ावा देना, यही इसका उद्देश्य है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा पर्यटन संस्कृति मंत्रालय के द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई थी 14-15। स्वदेश दर्शन यानी कि अपने देश को जानना, अपने देश को देखना, ठीक है। और अभी देखा जाए इसमें 2 जो है स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत अभी कुछ और भी प्लेसेस को जोड़े गए, जिसमें केरल का हमें ये 2 चीज देखने को मिल रहा है, पर्यटन स्थल। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां से दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज एमवी गंगा विलास को हरी झंडी दिखाई? गंगा विलास ध्यान रखिएगा, इस रिवर जो क्रूज है, ये क्रूज जो है इसका नाम है गंगा विलास और ये दुनिया के सबसे लंबी यात्रा करने वाला ये रिवर क्रूज है। और ये इसको हरी झंडी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिखाया कहां से? उत्तर प्रदेश के वाराणसी से, अपने ही संसदीय क्षेत्र से इन्होंने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको हरी झंडी दिखाई है। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। कल यानी कि 13 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दुनिया की सबसे लंबी रिवर क्रूज, ठीक है, सबसे लंबी यात्रा करने वाली ये रिवर क्रूज है जिसका नाम है गंगा विलास, ठीक है। और ये रवाना हो चुकी है वाराणसी से, इसको हरी झंडी दिखाया है प्रधानमंत्री जी ने। और इसके एक दिन पहले, ठीक इस रिवर क्रूज को रवाना करने से पहले संस्कृत मंत्रालय ने, यानी कि ध्यान रखिएगा 12 जनवरी को इसके लॉन्च के पूर्व में उसकी संध्या पे एक भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया। उस सांस्कृतिक कार्यक्रम का नाम क्या है? देखिए, सुर सरिता सिम्फनी ऑफ गंगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सुर सरिता सिम्फनी ऑफ गंगा कार्यक्रम का आयोजन वाराणसी में ही किया गया था, ठीक है। एक दिन पूर्व इसके जो ये आपका ये जो सांस्कृतिक मंत्रालय के द्वारा किया गया था, इसके लॉन्च के एक दिन पहले अगर हम इसके बारे में बात करें एमवी गंगा विलास क्रूज की, तो ध्यान रखिएगा ये वाराणसी से चलेगी उत्तर प्रदेश से और इसकी अंतिम यात्रा असम के डिब्रूगढ़ तक होगा, यानी कि 3200 किलोमीटर की यात्रा करेगी 51 दिनों तक, ठीक है। और इस दौरान ये देखिएगा भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजर रही है और कितने जो है देश। सबसे पहले तो देश की बात करें, 2 देश, भारत और बांग्लादेश से। राज्यों की दोस्तों बात किया जाए तो इस दौरान देखा जाए ये उत्तर प्रदेश से रवाना हो रही है। उसके बाद देखा जाए तो ये बिहार, ठीक है, थोड़ा झारखंड को भी कवर कर रही है ये, ठीक है। उसके बाद देखा जाए तो वेस्ट बंगाल, ठीक है, वेस्ट बंगाल। और उसके बाद देखा जाए तो असम, यानी कि 5 स्टेट से होकर के गुजरी। और एक कंट्री है कौन दोस्तों? बांग्लादेश,
ठीक है। तो एक बांग्लादेश देश देखा जाए, बांग्लादेश और राज्य, तो ये ध्यान रखिएगा कि कितने कितने शहरों से गुजरी, कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्लेसेस यहाँ पे मिल रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ देखे जाए इस यात्रा के दौरान ये जो भारत और बांग्लादेश में 27 नदी प्रणाली उनको ये पार करेगी। बांग्लादेश से होते हुए असम पहुंचेगी, असम के डिब्रूगढ़ में ये पहुंचेगी। ठीक है, देखिए यहाँ पे माजुली द्वीप में भी, माजुली आइलैंड में भी पहुंचेगी। और ये देखा जाए ये जो पर्यटन है, ये जो यात्रा है, वो क्या करेगा, जो पर्यटक होंगे देश दुनिया के, उनको भारत और बांग्लादेश की जो कला है, जो संस्कृति है, जो इतिहास है, जो उनकी आध्यात्मिकता है, उसमें शामिल होने का एक अद्भुत अनुभव मिलेगा, उनको अवसर प्रदान करेगा ये यात्रा। ठीक है, तो रूट ध्यान रखिएगा कितने राज्यों से होकर के गुजर रही है। ये बहुत ही अपने आप में इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, स्टार क्वेश्चन कर लीजिए, जरूर क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं हम अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा लास्ट एमसीक्यू है कि निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा हैदराबाद के बेगाह मकबरों के जीर्णोद्धार का समर्थन किया जाएगा। तो हैदराबाद का जो बेगाह मकबरा है, उनका जीर्णोद्धार करने के लिए जो आर्थिक समर्थन किया जा रहा है, वो किया जा रहा है अमेरिका के द्वारा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अमेरिका के द्वारा। और यहाँ हमें देखने को मिल रहा है अमेरिका ने, देखिए हैदराबाद में ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये देखिएगा जो बेगाह मकबरा है, जो कि 18वीं से 9वीं शताब्दी के बीच में बनाया गया था। 6 बेगाह मकबरों के निर्माण के लिए, उनका पुनरुद्धार के लिए, उनके संरक्षण के लिए, उनकी बहाली करने के लिए अमेरिका के द्वारा, ध्यान रखिएगा, 2,50,000 अमेरिकी डॉलर की वित्तीय सहायता दी जाएगी। और ये जो सहायता दी जा रही है अमेरिका के जो सांस्कृतिक संरक्षण के लिए अमेरिकी राजदूत कोष के द्वारा दिया जा रहा है। ठीक है, ये जो पूरी परियोजना है, इसके जीर्णोद्धार करने की जो पूरी परियोजना है, उसको लागू किया जा रहा है आगा खान ट्रस्ट फॉर कल्चर के द्वारा किया जा रहा है। और अगर हम बात करें इस मकबरे के बारे में दोस्तों, तो बेगाह मकबरा जो है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, मकबरा शम्स अल उमरा, और ये हैदराबाद के, ध्यान रखिएगा, जो निजाम थे आशफ जाही राजवंश के, उनकी सेवा करने वाले बेगाह परिवारों की कुलीनता से संबंधित एक कब्रिस्तान है। ठीक है, इसके निर्माण की बात करें इस मकबरे के, तो यह इसका जो निर्माण हुआ था वो नवाब तेजगंग बहादुर ने शुरुआत किया था। कब दोस्तों, उसको शुरू किया था 1787 में। बाद में इनके जो पुत्र थे, यानी कि जो बेटे अमीर कबीर प्रथम, इन्होंने इसके पूरे निर्माण का कार्य पूरा किया था। ठीक है, तो 1787 में इसको निर्माण कार्य शुरू किया गया था, ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये था आज का हमारा 10 MCQ। अब बात करते हैं फैक्ट्स ऑफ द डे की। और सबसे पहला आज का हमारा फैक्ट्स है कि हाल ही में महिलाओं के लिए सरकारी नौकरी में 30% आरक्षण को मंजूरी दी है। कहाँ के राज्यपाल ने दोस्तों, तो उत्तराखंड के राज्यपाल ने भाई, वहां के उत्तराखंड की जो नौकरी होंगी उनमें महिलाओं को 30% के आरक्षण की मंजूरी दिया है। वही बात करें ऑस्कर 2023 के लिए 2 फिल्मों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। कौन सी फिल्म, यहाँ पे कांतारा और द कश्मीर फाइल को। अगला हमारा कि जनवरी 2023 में एडिलेड अंतरराष्ट्रीय पुरुष एकल का खिताब जीता है किससे दोस्तों, नोवाक जोकोविच ने जीता है। ठीक है, वही बात करें नीदरलैंड्स के खिलाड़ी जिन्होंने महाराष्ट्र ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 का खिताब जीता है, कौन, टालोन ग्रिस्पुरेन ने। वही बात किया जाए कि 83वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन 11 से 12 जनवरी को कहाँ आयोजित किया गया दोस्तों, राजस्थान की राजधानी जयपुर में आयोजित किया गया। तो दोस्तों ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स। हम लोगों ने काफी चीजें देखी और बाकी मैंने आपको वर्क दिया है और ये भी बोला है कि जो अभी तक आप लोगों ने जितना करंट अफेयर्स पढ़ा है अब उसका रिवीजन करिए। छुट्टी उट्टी के दिन गए, अब एग्जाम के बाद ही अब बिल्कुल रेस्ट मूड में जाइएगा। जितना आपको समय मिल रहा है उसका पूरा प्रॉपर यूटिलाइज करिए, यही कहूंगी मैं आपको। बाकी चलिए, डेली करंट अफेयर्स की PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। डाउनलोड करिए, रिवीजन करिए, शॉर्ट नोट्स बनाइए, शॉर्ट नोट्स जरूर बनाइए, इवन हर सब्जेक्ट की बनाइए, बहुत इंपॉर्टेंट होती है वो। चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।